हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात जियोमेट्रिक रेशियो में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति समांतर अनुपात अर्थमेटिक रेशियो में बढ़ती है। अगला प्रश्न है, टपकन सिद्धांत निवेश, बचत, आय वितरण तथा उपयोग में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आय वितरण पर। आय वितरण के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है टपकन सिद्धांत। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शूमपीटर ने प्रतिपादित किया था। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? दोस्तों, आय वितरण दर्शाता है लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न है, एक अनधिमान वक्र एक्स और वाई के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को मापते हैं। दोस्तों, समान स्तर को। उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापता है। तो दोस्तों, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि के समान स्तर को मापता है उदासीनता वक्र। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? दोस्तों, निर्माता पर अधिक जोर देता है। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना है? दोस्तों, समाज के कमजोर वर्ग को। बचत आय राशि का वह भाग है जिसे उपभोक्ता पर खर्च नहीं किया जाता। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। खुला बाजार ऑपरेशन, कराधान, जनता से उधार लेना एवं जन व्यय में कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? खुला बाजार ऑपरेशन। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। एकाधिपत्य, पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ करता है? पूर्ण स्पर्धा का बाजार। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए कार्य कर रहा है। शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला, अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है। वो कौन है? तो दोस्तों, वो संगीतज्ञ या कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है। डंपिंग पटना शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है? किसी चीज़ की सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी विदेशी बाजार में बिक्री के लिए डंपिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृहद अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, रागनर फ्रिस्क ने वृहद अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? व्यवसाय चक्र कहते हैं। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में है। आर्थिक विकास का प्राचल प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय तथा जनसंख्या में से कौन सा है? तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय है। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं यहाँ पर। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? दोस्तों, वालरस ने सामान्य संतुलन विश्लेषण विकसित किया था। कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है?
जम्मू कश्मीर में। निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रयोजन एवं उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? सेवा प्रयोजन व्यवस्था नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, वो बाजार अर्थव्यवस्था होती है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट माल कहते हैं ऐसी वस्तु को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? गेहूं में देखा गया था। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारी प्रतियोगिता में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 10 लाख रुपए का। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? पशुगामी कर कहेंगे। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां श्रेष्ठ प्रतिभूतियां हैं। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। प्रतिगामी कर, परगामी कर एवं समान दर कर में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक है? परगामी कर प्रणाली। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? जब एक वस्तु के लिए सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं, यह द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति कहलाती है। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? महामंदी आ जाती है। उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कौन प्रतिपादित करता है? श्रम ब्यूरो। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? आय पर पड़ता है। किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? पोर्टफोलियो निवेश असुरक्षित माना जाता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तय करता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? अंतर्वृष्टि वृद्धि से। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। भारत में कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? IRDA नियंत्रित करता है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटे का बजट होगा। मूल्यह्रास किसके मूल्य से संबंधित है? मशीनरी। यह प्रश्न कह रहा है कि मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? मशीनरी यंत्र समूह की हानि है। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग कहलाती है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। उद्योग, सेवा, कृषि एवं खनिज में से राष्ट्रीय आय के लिए विकास अधिकतम योगदान है सेवा क्षेत्र का। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया है? कर्नाटक ने। संपत्ति कर, मनोरंजन कर, आयकर एवं उपहार कर में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर। भारत में शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाषा कर, सीमा शुल्क एवं निगम कर में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? शराब पर आबकारी शुल्क। चुंगी क्या है?
टैक्स है। पूंजी बाजार किसके लिए होता है? दीर्घकालिक कोष के लिए होता है। सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाना चाहिए? स्फीति के दौरान। सरकार द्वारा हाल ही में पास किया गया जीएसटी बिल माल और सेवा कर, पेट्रोलियम, अपरिष्कृत तंबाकू, प्राकृतिक गैस तथा विमानन टरबाइन ईंधन में से किन उत्पादों पर लगाया जाएगा? तंबाकू पर। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में। सेनवैट किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है सेनवैट। मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय करना पड़ता है। रेजिडेक्स का संबंध किससे है? जमीन की कीमत से रेजिडेक्स का संबंध है। गैर कानूनी मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सचेत। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाली बैंक। खेती, विनिर्माण, डेयरिंग तथा ट्रेडिंग में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ट्रेडिंग है। भारत में किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है? केरल ने। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार बनाए थे। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? IDA को सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक किस लिए गठित किया है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन। ब्राजील, रूस, चीन एवं इंडोनेशिया में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में से कौन सा उत्पादक संघ का उदाहरण है? पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, ओपेक। चीन, कनाडा, जर्मनी तथा यूनान में से कौन से देश में ऋण संकट है? यूनान में। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जुलाई से जून है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा। नियत विदेशी मुद्रा की दर कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। बैंक में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है? ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई? लघु कारोबार। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFIs में कौन सम्मिलित नहीं है? BOI सम्मिलित नहीं है।
भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? क्रेडिट कार्ड के लिए। वाणिज्यिक बैंक भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए विदेशी कंपनियों आपात स्थिति में राज्य सरकार में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं? कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? जो सामान के और अधिक उत्पाद में सहायक होते हैं। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? 1875 ईस्वी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा? 1937 ईस्वी, आसनसोल में। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब की गई? 1973 ईस्वी। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? बोकारो, झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? जर्मनी। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? भिलाई, छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? राजस्थान से निकाला जाता है। जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में। बर्नपुर में इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1918 ईस्वी। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर, बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? 1936 ईस्वी में मिलाया गया। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? बर्नपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी। बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? इसको के नाम से जाना जाता है। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत रखा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? बोकारो। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं? विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? चीन, जापान और अमेरिका के बाद। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। दोस्तों, भारत के पास कच्चे तेल का भंडार 757 मिलियन मीट्रिक टन है और प्राकृतिक गैस का भंडार 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है,
कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है? 15% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? चौथे नंबर का। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं, 2 हैं। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन फर्स्ट तेल क्षेत्र में भारत के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? दोस्तों भारत की 20% हिस्सेदारी है। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन है? हथकरघा उद्योग है। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? दूसरा है, कृषि के बाद दूसरा स्थान है। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? 1818 ईस्वी में। मुंबई में कावस जी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? 1854 ईस्वी में। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? रिसोरा में लगाया गया। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? 1812 ईस्वी में। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावणकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ था? 1950 ईस्वी में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को कहा जाता है। भारत में संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण होता है? 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1944 ईस्वी में बैलेगुला नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? पोटास उर्वरक के लिए। भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? कर्नाटक से प्राप्त होता है। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1940 ईस्वी में। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर झारखंड में। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? झारखंड में। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? लौह इस्पात उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब में है। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कटनी। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? सिंदरी झारखंड। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? चाय उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित की थी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन वाराणसी में। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? महारौरा बिहार में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था?
डिगबोई असम में। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिलीन उद्योग से। पेंसिलीन उद्योग कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? पंजाब व तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? अहमदाबाद में। भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में होता है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? फिरोजाबाद में। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। इसे पीतल नगरी कहते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? मुंबई में है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? छोटा नागपुर का पठार सर्वोत्तम है। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बैलाडीला से प्राप्त होता है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में बाबूबोदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। जावर और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से संबंधित हैं? जस्ता सीसा से संबंधित हैं। पलामू एवं लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का 55% अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना से। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? रानीगंज। न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? डिगबोई असम में। ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा में। तो दोस्तों ये थे हमारे अर्थशास्त्र से बहुत संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी है। ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।